नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह और आज मैं आपको एक बहुत ही सीरियस टॉपिक के बारे में बात करूंगा और ऐसे सिचुएशन के बारे में बात करूंगा जब आप लोन नहीं पे कर पाते हैं। आप कुछ ना कुछ ऐसा इश्यूज फेस कर रहे होते हैं अपने लाइफ में, कोई ना कोई ऐसा कंसर्न होता है जिसके वजह से आप लोन पे नहीं कर पाते हैं। कोई भी व्यक्ति जानबूझ करके डिफॉल्ट नहीं करना चाहते। ज़्यादातर लोगों की मैं बात कर रहा हूं, कुछ एक्सेप्शन जरूर हो सकते हैं। तो अगर आप अपने लोन का ईएमआई नहीं पे कर पा रहे हैं और आपको डर लग रहा है, आप टेंशन में हैं, तो आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। जो भी लीगली सॉल्यूशंस हो सकते हैं वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जो आप लोन लेते हो ना, वो कई तरीके के लोन होते हैं। मेनली उसको दो तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं, एक सिक्योर्ड लोन और दूसरा अनसिक्योर्ड लोन। इसके अलावा भी कार लोन होता है, आप क्रेडिट कार्ड लोन लेते हो, ओवरड्राफ्ट लोन लेते हो, कई तरह के लोन होते हैं। बट मेनली इसको अगर हम कैटेगराइज करेंगे तो सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लोन के रूप में हम कैटेगराइज कर सकते हैं। तो मैं ज्यादा जो बात करूंगा इस वीडियो में अनसिक्योर्ड लोन के बारे में बात करूंगा, क्योंकि सिक्योर्ड लोन में तो नॉर्मली कोलेटरल होता है और उसका एक बहुत ही एक सेट पैटर्न है सरफेसी एक्ट के तहत, और उसमें जो कोलेटरल यानी गिरवी जो रखा जाता है उसके अगेंस्ट में आपको लोन मिलता है। तो उसमें इस बात के हाई चांसेस होते हैं कि जो आपने कोलेटरल दिया है बैंक उसके थ्रू अपने पैसे की रिकवरी कर ले। हालांकि उसमें भी कई सारे ऐसे मिस्टेक्स बैंक के द्वारा होते हैं, जल्दबाजी में होते हैं, जिसको अगर आप ठीक तरीके से हैंडल करेंगे तो जो कोलेटरल आपका है उसको बचाया जा सकता है। जो गिरवी आपने मॉर्गेज जिसको किया हुआ है उसको आप बचा सकते हो और आप अपने सिक्योर्ड लोन में भी आपको रिलीफ मिल सकता है। कई सारे स्टेप्स होते हैं, डीआरटी जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। लेकिन चलिए, मैं अनसिक्योर्ड लोन की बात कर रहा हूं। मान लीजिए आपने अनसिक्योर्ड लोन लिया है, चाहे आपने क्रेडिट कार्ड से ले लिया है या फिर आपने पर्सनल लोन लिया है। ये सारे जो लोन होते हैं अनसिक्योर्ड लोन होते हैं और इसमें किसी भी तरीके का कोलेटरल या मॉर्गेज जैसी कोई चीज नहीं होती है। अब अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं पे कर पा रहे हैं, आपके कंडीशंस ऐसे नहीं है, तो आपके सामने पहला चैलेंज क्या होता है कि आप फाइनेंशियल हार्डशिप फेस कर रहे हैं। आप ऐसे सिचुएशन में हैं जहां आपको लग रहा है कि मैं पूरी ताकत भी लगा लूं तब भी बैंक का लोन नहीं पे कर पाऊंगा। यहां घर पर खाने की दिक्कत है, रोज रोज डे टू डे लाइफ को चलाने की दिक्कत है, उसमें लोन मैं कैसे पे कर पाऊंगा। इस सिचुएशन से निपटा जा सकता है, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। दूसरा रीजन एक और हो सकता है, जो कुछ लोग एक्सेप्शन में होते हैं, जिनके पास पैसे की कोई दिक्कत नहीं होती लेकिन वो पे ही नहीं करना चाहते हैं। उनका इंटेंट फ्रॉड करने का होता है और वो पहले भी ऐसा फ्रॉड कर चुके होते हैं। हालांकि मैं बता दूं, इनकी संख्या काफी कम होती है जो इंटेंशनली फ्रॉड करते हैं, और वो लोग कम पैसे का फ्रॉड नहीं करते हैं, ज्यादा अमाउंट का फ्रॉड करते हैं। तो इसलिए मतलब इनको हम एक अलग स्पेशल कैटेगरी में रखते हैं। और तीसरा एक और सिचुएशन ऐसा होता है कि बैंक से आपने लोन जो लिया है उसके बाद बैंक ने आपके ऊपर इतने पेनल्टीज और इंटरेस्ट लगा दिए हैं कि आप काफी ज्यादा लोन, यानी कि उसका प्रिंसिपल अमाउंट तो आप चुका ही चुके हैं, उसके बाद भी बहुत सारा अमाउंट चुका चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद आपका ये लोन खत्म नहीं हो रहा है। तब आप फ्रस्ट्रेट होकर के सोचते हैं कि आपको कोई ईएमआई बैंक को नहीं पे करना है। इसी तरीके से कुछ और रीजन भी हो सकते हैं जो शायद मैं यहां नहीं मेंशन कर रहा हूं। तो अब सवाल यह है कि बाई एनी रीजन आपको नहीं पे करना है। मैं इसमें मेनली वैलिड रीजन को लेकर के चल रहा हूं, फाइनेंशियल हार्डशिप को या इंटरेस्ट वाले को, आपका फ्रॉड करने का नियत है, मैं उसको लेके नहीं चल रहा हूं। अब आपको मैं बताऊं कि इसको आप कैसे हैंडल करोगे। तो उससे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि बैंक क्या करती है। देखिए, मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपके पास में एक बेस्ट सॉल्यूशन होता है कि आप लोन सेटलमेंट करा सकते हैं। मैं बैंक के स्टेप को भी बताऊंगा, और लोन सेटलमेंट भी ऐसा कि अगर 100 रुपए का आउटस्टैंडिंग है तो हो सकता है कि 30 रुपए में आपका सेटलमेंट हो जाए। लेकिन वो कैसे होगा, किस तरीके से होगा, किस प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। लेकिन उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि बैंक क्या कर सकती है। पहला स्टेप जो बैंक ले सकती है कि आपके अकाउंट को एनपीए करेगी। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी कि अगर आपने 3 ईएमआई बाउंस कर दिया, उसके बाद से
ये एनपीए अकाउंट हो जाएगा और एनपीए होने के बाद से आपसे रिकवरी करने के लिए, पैसे को लेने के लिए बैंक अलग अलग तरकीबें लगाती है। हालांकि कई बार ऐसा भी देखा गया, एनपीए होने से पहले ही अगर एक भी ईएमआई आपका बाउंस हो गया, उसके बाद ही रिकवरी एजेंट आपके घर पे आने लगते हैं, परेशान करने लगते हैं। रूरल एरिया में खास तौर से हमने ऐसा देखा है। तो पहला कि आपका अकाउंट एनपीए होगा और दूसरा है कि रिकवरी एजेंट आएंगे। अब रिकवरी एजेंट कैसे करते हैं? रिकवरी एजेंट का क्या होता है कि वो आपके ऊपर इतना प्रेशर क्रिएट कर दें जिससे कि आपको पैसा देना पड़े। पहले वो आपको फोन करेंगे, फोन करके धमकाएंगे, अलग अलग नंबरों से कॉल करेंगे, एक साथ बहुत सारे मैसेज करेंगे, आपके रिश्तेदारों को, आपके नोन वाले जो भी लोग हैं उनको कॉल्स कर सकते हैं, वो आपके घर पे विजिट कर सकते हैं। वहां पे अगर कोई घर के आगे कोई मोबाइल नंबर लगा हुआ है, जैसे आपका शॉप है और वहां पे अगर किसी शॉप वाले का मोबाइल नंबर है, उन मोबाइल नंबर्स को ले सकते हैं, उनको कॉल कर सकते हैं और पूरी कोशिश करेंगे कि आपको सामाजिक रूप से इतना बदनाम कर दिया जाए, आपको इतना हैरेस कर दिया जाए कि आप कैसे भी उनका लोन चुका दें। लेकिन क्या ये लीगल होता है? इसके बारे में मैं बात करूंगा। क्या वो ये कर सकते हैं? क्या आपके साथ ऐसा हो रहा हो तो आपको कैसे डील करना चाहिए, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और एक तीसरा जो तरीका होता है, जो सभ्य तरीका होता है कि आपको लीगल नोटिस भेजा जाए और लीगल नोटिस भेज करके आपसे पैसे की रिकवरी की जाए। यह भी बैंक की तरफ से किया जाता है, इवन अनसिक्योर्ड लोन के केस में, भी। अब सवाल यह आता है कि चलिए, मुझे लोन नहीं पे करना है क्योंकि मेरी फाइनेंशियल दिक्कत है, मैं पे नहीं कर सकता, घर में मेडिकल इश्यूज है और सवाल ही नहीं है कि मैं दे पाऊं, क्योंकि पहले सर्वाइवल का इशू है। पहले मैं अपने आप को, अपने परिवार के सर्वाइवल का ध्यान रखूंगा, उसके बाद मैं कर्जे उतारूंगा। मान लीजिए आप इस सिचुएशन में हैं, तो अब सवाल यह है कि सबसे पहले आपकी टेंशन यह है कि रिकवरी एजेंट को कैसे मैनेज करें और लोन सेटलमेंट कैसे करें। जब ये दो चीजें आपके दिमाग में आती है तो एक सवाल आता है कि क्या ये दोनों काम, रिकवरी एजेंट को हैंडल करना और लोन सेटलमेंट के लिए नेगोशिएशन करना, क्या ये दोनों काम मैं खुद से कर सकता हूं? तो इसके बारे में मैं बताऊंगा कि अगर आप इसको खुद से ट्राई करेंगे करने के लिए तो आपको काफी परेशानी होगी, क्योंकि जैसे ही आप रिकवरी एजेंट को हैंडल खुद से करेंगे तो वो काफी डोमिनेंट होने की कोशिश करेंगे आपके ऊपर और वो आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे। और जब आप खुद से सेटलमेंट के लिए जाएंगे बैंक के पास तो वो अपनी मोनोपोली चलाएंगे और आपको इतना डाउन फील कराएंगे कि आपके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा और आप सेटलमेंट कर नहीं पाओगे। तो मेरा सजेशन यहां पर यह है कि आपको किसी न किसी एडवोकेट के माध्यम से, फाइनेंशियल एडवाइजर के माध्यम से सेटलमेंट कराना चाहिए। अब देखिए क्या होता है कि जब आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के माध्यम से लोन सेटलमेंट करवाना चाहते हो, यहीं पे मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपको भी लगता है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर कॉल कर सकते हैं और कॉल करके आप हमारे प्रतिनिधि से, मुझसे आप बात कर सकते हैं और बात करके लोन सेटलमेंट करवा सकते हैं। अब मैं आपको ये पूरा प्रोसेस बताता हूं कि कैसे होता है। देखिए एडवोकेट क्या करते हैं, सबसे पहले तो एडवोकेट ये करते हैं कि आपसे एक ईमेल करवाते हैं या वो खुद ईमेल करते हैं, बैंक से कम्युनिकेट करते हैं कि भाई फाइनेंशियल हार्डशिप है और हम आपको नहीं पे कर पाएंगे। उसका एक तरीका होता है करने का, जो वो करते हैं। इसके अलावा आपके अगर अकाउंट में ईसीएस लगा हुआ होगा, यानी कि जो पैसा अपने आप डिडक्ट हो जाता है, उसको स्टॉप करवाएंगे। और तब तीसरा स्टेप आता है, वो आता है रिकवरी एजेंट। रिकवरी एजेंट अगर आपके घर पे आ रहा है या कॉल कर रहा है, जैसे ही उसको ये पता चलता है कि कोई एडवोकेट है जो बात कर रहा है क्लाइंट के बिहाफ पे, या जिसने, जो बोरोवर है जिसने पैसा लिया है उसके बिहाफ पे बात कर रहा है, तो उस केस में रिकवरी एजेंट अमूमन हैंडल नहीं करते मैटर को और वो चला जाता है वहां के मैनेजर को, क्योंकि मैनेजर्स जो है इसके लिए कैपेबल होते हैं। उनका अपना भी एक पॉलिसी होता है कि अगर कोई एडवोकेट बीच में आ जाए तो उनसे मैनेजर ही बात करेंगे, रिकवरी एजेंट नहीं बात करेंगे। तो फायदा ये होता है कि जब मैनेजर से बात होती है तो एक तरीके से बात होती है, उनको फाइनेंशियल हार्डशिप को समझाया जा सकता है, उनको आरबीआई के गाइडलाइंस को बताया जा सकता है और एक प्रॉपर टेक्निक से अगर नेगोशिएशन करने की कोशिश की जाती है तो ये सब कुछ 25 से 30-35% तक जाकर के हो सकता है। अब मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए किसी का लोन है 10 लाख रुपए, यानी आउटस्टैंडिंग अमाउंट उसको 10 लाख देना है। अगर आप किसी एडवोकेट के थ्रू करवाते हैं तो मान के चलिए कि 3-3.5 लाख में आपका ये सेटलमेंट हो जाएगा। 3 लाख में पकड़ के चलता हूं कि 3 लाख में सेटलमेंट हो जाएगा।
फीस वगैरह सब कुछ मिला करके चलेंगे तो 4 लाख के आसपास का फीस आएगा और आपका सेटलमेंट हो जाएगा। इससे क्या होगा कि जब आपकी सेटलमेंट हो जाएगी तो ये लोन की जो लायबिलिटी थी वो आपकी खत्म हो गई, क्लोज हो गया मैटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या मेरा सिविल स्कोर खराब हो जाएगा? देखिए, सिविल स्कोर आपका खराब हो सकता है, इसके चांसेस है, लेकिन 6 महीने साल भर के बाद वो भी एडवोकेट आपको गाइड कर सकते हैं कि आप कैसे आप काम करें जिस तरीके से आपका सिविल स्कोर बेटर हो सके और फिर दोबारा अगर आपको लोन लेना हो तो वो मिल सके। तो मेरे ख्याल से आप ऐसे सिचुएशन में ट्रैप हैं, परेशान होने की जगह वाइजली सोचिए कि कैसे हैंडल करना है और फिर आप आगे बढ़िए। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो जरूर कमेंट कीजिए, बताइए कि आपके मन में क्या सवाल है, और अगर कोई सजेशन भी हो तो जरूर कमेंट में बताइए। मुझे पर्सनली ईमेल करना चाहते हैं तो subhash@leadindia.law पर ईमेल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।